Good morning, everyone. Welcome to the class. Welcome to the GV Foundation. I'm Sanskar Joshi, your biology tutor. आज से हम स्टार्ट करेंगे 11th-12th बायोलॉजी प्रॉपर, जो आपके नीट एनसीईआरटी और सारे स्टेट बोर्ड्स या फिर एनसीईआरटी बोर्ड्स में जो भी आपका सिलेबस है, उस सारे सिलेबस को इस तरीके से कवर करेंगे कि आप मेडिकल एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो या फिर आप किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें बायो रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जीवी फाउंडेशन में, सिर्फ 600 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग के 1 साल के लिए है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। हमारे पास उस तरीके के नोट्स हैं जो आप एनसीईआरटी और भी जितनी भी स्टैंडर्ड हाई बुक्स हैं सबका मिलाकर देखेंगे तो भी उस तरीके के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। ये सारा पैटर्न सिर्फ हम 600 रुपए में अवेलेबल करवाएंगे हमारे ऐप में। यहाँ पर हम जो पढ़ाएंगे वो सारी चीजें ऐप पर एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी, साथ में सारी पीडीएफ भी मिलेंगी और क्वेश्चन बुकलेट्स भी मिलेंगी जिसको आप एज अ प्रैक्टिस फॉर्म में कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। यहां से हम स्टार्ट करेंगे और 11th क्लास के 22 चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर एक एक करके हम कवर करेंगे। तो आज हम बेसिकली फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें और आप आसानी से समझ सकेंगे, सिर्फ आपका ध्यान यहाँ पर बोर्ड पर होना चाहिए। और एक चीज आपको क्लास में ही याद करवाना हमारी गारंटी है। बायोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप अगर घर पे जाकर बार बार पढ़ना पड़ रहा है, मतलब आपको किसी मास्टर ने सही नहीं पढ़ाया है। आपको क्लास में याद होनी चाहिए चीजें, और ये हम यहाँ पर करेंगे कि आपको क्लास में याद हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहला, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिविंग वर्ल्ड जो हमने लिख रखा है, यहां से हम चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। हमारा पैटर्न भी लिख रखा है, हम पहले थ्योरी करवाएंगे जिसके साथ साथ एनसीईआरटी के रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं। आपको भी पता है कि एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही सारे पेपर बनते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इसमें कवर हो जाएगी। साथ ही नीट पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं प्री मेडिकल एंट्रेंस में, वो हम साथ में कवर करेंगे। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है हमारा लिविंग वर्ल्ड का। हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। हम इस ओवरऑल चैप्टर में हम जो जो चीजें पढ़ेंगे उसका एक फ्लो चार्ट है, ये आप सेव करके रख सकते हैं। हम प्रोवाइड भी करवा देंगे, हमारे पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा ऐप में, कि आप लास्ट में अगर आपके पास मान लो 10-15 मिनट है और आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप किस तरीके से सिर्फ इतने एक पेज से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कि लिविंग वर्ल्ड में लिविंग बींग्स होते क्या है। जैसे हमने पढ़ लिया कि लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से हमें चीजें पता होनी चाहिए कि लिविंग बींग्स होते क्या है। तो पहली चीज तो हम ये बोलते हैं कि अच्छा, लिविंग बींग से आप क्या समझते हैं कि अच्छा, हम कह देते हैं कि इट इज अलाइव और इट इज डेड। यहीं से आप क्लियर कर सकते हैं, अच्छा ये अलाइव है मतलब ये लिविंग है, और ये डेड है मतलब ये नॉन लिविंग है। तो अलाइव होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। अब बेसिकली आपको मैं ऐसे ही पूछ लूं कि आप किसी को देख के बोल रहे हैं कि यार ये अलाइव है मतलब ये जिंदा है, तो आप कैसे बताएंगे कि जिंदा है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें ग्रोथ हो रही है, आप बोलोगे कि सर इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, आप बोलोगे सर इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ऐसे सेवरल फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म अलाइव है या फिर डेड है। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे सारी चीजों को पढ़ेंगे जो किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है कि अच्छा ये अलाइव है और ये डेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ एक छोटा सा वर्ड है, व्हाट इज ग्रोथ। अब देखिए, to differentiate whether an organism is living or not, various characteristics need to be checked in the case of living organism। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें किसी ऑर्गेनिज्म को अगर कैटेगराइज करना है दैट इट इज लिविंग और डेड, समझिए बात को, किसी ऑर्गेनिज्म को हमें कैरेक्टराइज करना है, मतलब कि हम ऑर्गेनिज्म को बताएंगे कि अच्छा ये लिविंग है या फिर ये डेड है। तो ये बताने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक मैंने क्या बोला कि हम ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, ग्रोथ होता क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन अंडर All living organisms can undergo the process of growth and development that results in an increase in mass and the number of cell। अब इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें हम ग्रोथ कैसे देख पाते हैं, या तो इंक्रीज इन मास नंबर या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल। जैसे कि आप देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ऑब्जेक्ट आपके सामने, मैंने बोल दिया कि लिविंग नॉन लिविंग में नहीं बता रहा। अब मैं बोलूंगा कि आप पता करो कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे अच्छा इसमें ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है बेटा। पहला केस हम ले लेंगे अगर इसमें मास बढ़ रहा है, मास बढ़ना, या फिर आप बोलोगे सर इसमें नंबर बढ़ रहा हो। मान लो सेल, जैसे कि हम बोलते कोई सेल डिवाइड करती है, तो डिवाइड करने के बाद सेल्स मल्टीप्लाई, मतलब सेल का नंबर बढ़ रहा है।
समझ रहे हो? कोई सेल डिवाइड होने से पहले सेल अपनी साइज बढ़ाती है, मतलब मास बढ़ाती है। तो ये हमारा ग्रोथ कैसे आइडेंटिफाई करने का फीचर हो गया कि पहले मास या फिर सेल का नंबर इंक्रीज करना। अब देखिए, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब ये एक और नई चीज आ गई, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, दैट इज सिंगल सेल एंड मल्टी सेल्यूलर। देखो, बायोलॉजी बहुत आसान है। आप बायोलॉजी में अगर कोई चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो उस चीज को दो भागों में ब्रेक कर दो। जैसे कि ये लिखा है आपके सामने सिंगल सेल्यूलर और ये लिखा है मल्टी सेल्यूलर। आप बोलो कि सर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है इसमें, आप क्या कर सकते हैं, इसको दो भाग में डिवाइड कर दो, सिंगल और सेल्यूलर। सिंगल का मतलब एक, सेल्यूलर का मतलब सेल। वैसे ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल है, मतलब उनकी बॉडी बनी ही सिर्फ एक सेल से है, तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वहीं हम ले ले मल्टी सेल्यूलर। मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा सेल है उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कैसे सेल हो जाएगी, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, the growth of plants and animals take place with the help of cell division. In the case of plants, the cell division occurs throughout their life, while in the case of animals, the cell division occurs up to a certain age and then cells lose their capability to divide. अब इस चीज का मतलब क्या है, प्लांट्स और एनिमल को डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। देखिए, प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होती है, मैंने बोला कि ग्रोथ हम सेल डिवीजन से रिलेट कर रहे हैं, तो प्लांट में जो सेल डिवीजन ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन के फॉर्म में हमने बोल दिया। अब ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है, मतलब प्लांट्स की जो सेल है वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करती रहती है, मतलब उनमें ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। वहीं एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक आपकी सेल्स डिवाइड करेंगे, आप ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, फिर सेल एक मैच्योरिटी स्टेज में आ जाती है। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब क्या होता है कि अब ये सेल डिवाइड नहीं कर सकती है। उसको अपन एक लाइन में बोलना चाहें तो बोलेंगे सेल लूज इट्स कंपैटिबिलिटी टू डिवाइड। क्या बोलेंगे अपन, सेल लूज इट्स कंपैटिबिलिटी टू डिवाइड, सेल लूज इट्स कैपेबिलिटी, कंपेबिलिटी अपन बोल सकते हैं कि वो डिवाइड करने की अपनी क्षमता को खत्म कर देता है। तो एनिमल प्लांट में आपको डिफरेंस भी यहां से पता चल गया। अब देखिए, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द बॉडी सेल। ओके, अब एग्जांपल ले लेते हैं। माउंटेन बोल्डर्स, सैंड माउंट्स एक्सेट्रा ग्रो बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑल्दो दे आर नॉन लिविंग। अब हमने पढ़ लिया कि अच्छा, ग्रोथ को हम एक फीचर मानते हैं किसी में लिविंग होने के लिए और नॉन लिविंग होने के लिए, लेकिन अब यहां से एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। जैसे कि माउंटेन हो गया, अब माउंटेन में एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक्स, एक्यूमुलेशन ऑफ आइस, तो माउंटेन की मास बढ़ रहा है। समझ में आ रही है, माउंटेन का मास बढ़ रहा है, लेकिन क्या माउंटेन लिविंग है, नहीं। क्या माउंटेन लिविंग है, अब यहां से आपको पता चल, जैसे सैंड माउंट्स होते हैं तो उसमें सैंड बढ़ती रहती है रेगुलर, लेकिन क्या वो लिविंग है, नहीं है। तो यहां से आप बोलोगे कि सर ये लिविंग तो नहीं है, लेकिन इसमें ग्रोथ पाई जा रही है। इसलिए हम ग्रोथ को डेफिनेट फीचर नहीं मानते हैं, किस चीज का, लिविंग और नॉन लिविंग होने का। पहले तो हमने देखो, हमने समझा कि अच्छा, ग्रोथ कैसे कैसे लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकती है, लेकिन फिर हमने इसमें एक एक्सेप्शन ले लिया, कॉन्ट्रडिक्शन ले लिया कि अच्छा यार, माउंटेन में भी तो ग्रोथ है, तो क्या माउंटेन लिविंग है, नहीं, माउंटेन लिविंग नहीं है। तो फिर यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज फैक्टर विच कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म एज लिविंग। तो यहां से हमने ग्रोथ को डिक्लाइन कर दिया कि अच्छा, ग्रोथ तो हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, अच्छा ग्रोथ जो है उसको हम एक क्राइटेरिया नहीं मान सकते, फिक्स क्राइटेरिया कि अच्छा ये ग्रोथ हो रही है तो लिविंग हो जाएगा और नहीं हो रही है तो नॉन लिविंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, एक चीज हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, as the body and organs are the constituent of different chemicals, they perform various metabolic functions that result in the conversion of chemicals into other biomolecules। अब देखिए, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी, हमें पता है बहुत सारे अलग अलग केमिकल से मिलकर बनी हुई है। जैसे हमारी बॉडी में, मान लीजिए हमारी बॉडी में कार्बन भी है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो इस सारे एलिमेंट्स ग्रुपिज्म करके, सारे एलिमेंट कंस्टिट्यूट्स करके और हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे मिल मिला के हमारी बॉडी बनाए, ठीक है। As the body and organs are constituents of the different chemical, they perform various metabolic function। अब ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये मिल के वेरियस केमिकल फंक्शंस प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन हो गया,
डाइजेशन भी केमिकल एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन करते हैं स्मॉल पीसेज में, और स्मॉल यूटिलाइजेबल एनर्जी अपन को अल्टीमेटली चाहिए एटीपी, डाइजेशन से हम बना देते हैं। ठीक है, सेम चीज है, रेस्पिरेशन ले लेते हैं, रेस्पिरेशन भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमको एनर्जी चाहिए, तो उसमें भी ब्रेक डाउन करते हैं। एक्सक्रीशन हो गया। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो सारी किससे मिल मिल के बनी है, अलग अलग एलिमेंट से, एज अ फॉर्म वो बायोमोलिक्यूल की तरह काम करते हैं। ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, इट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट मे बी इंट्रोड्यूस थ्रू द इन विट्रो मेथड। इन विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करके हम करवाते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, वो इन विट्रो होता है। इसके बाद एक क्राइटेरिया हो जाता है, पहला हमने देख लिया ग्रोथ, ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया मेटाबॉलिज्म। अब एक और क्राइटेरिया ले लेते हैं हम जिसको बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा, it is the defining characteristic of living organisms since all living organisms are made up of cell and helps in performing various cellular functions। अब यहां से क्या समझेंगे, हमने ग्रोथ के बारे में देखा, तो ग्रोथ ने कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया कि अच्छा वो माउंटेन्स ले लिए तो माउंटेन्स में ग्रोथ है लेकिन वो फिर नॉन लिविंग है। ठीक, मेटाबॉलिज्म में भी हमने बोला कि वो इन विट्रो में करवाई जा सकती है, जैसे केमिकल रिएक्शंस साइंटिस्ट वगैरह लेबोरेटरी में जो परफॉर्म करते हैं केमिकल रिएक्शन, तो क्या वो लिविंग है? नहीं, वो लिविंग नहीं है, लेकिन वो इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में परफॉर्म करी जा सकती है, तो उसको भी हमने डिफाइनिंग फीचर नहीं। ठीक है, तीसरा हमने ले लिया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की पहली ही लाइन में क्या लिख लिया, इट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां से आप क्या समझेंगे, अच्छा अब यहां से हमें पता चलता है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म में डिवाइड, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव नो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस। यहीं से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो कैसे समझेंगे, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस प्लेनेट पे वो सारे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं, या फिर बेसिकली बात करें तो दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल और सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होती ही नहीं है। ठीक है, सिंपल आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, रिजल्टिंग इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। अब जो हम एक एक चीज पढ़ रहे थे, ग्रोथ हम पढ़ा अलग, मेटाबॉलिज्म अलग पढ़ा, ये सारी चीजें आ जाएंगी किसके अंदर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मान लो ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि गोल्जी एपरेटस होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये सारे करते हैं तो बॉडी में क्या ग्रोथ दिखती है। ठीक है, अब ये सेल जब डिवाइड करती है तो दो डॉटर सेल बनाती है, माइटोसिस एक प्रोसेस आप आगे पढ़ेंगे। तो ये सेल जब डिवाइड करती है तो डॉटर सेल्स बनाती है, मतलब ये नंबर इंक्रीज कर रही है, तो नंबर भी इंक्रीज हो गया। ये रिप्रोडक्शन करके दो सेल्स बना रही है तो रिप्रोडक्शन भी आ गया। मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि इट इज द डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब देखिए इसके बाद एक और चीज हम छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, मूवमेंट। अब the living organism shows movement and locomotion, and more specifically plants move according to the movement of sun। अब एक हमने ले लिया कि मूवमेंट की लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं, द एबिलिटी टू मूव। अब यहां से नॉन लिविंग और लिविंग को आप फिर से अलग कर सकते हो, कैसे, कि मैंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव, तो आपके सामने मान लो कोई वुड का पीस रखा हुआ आपके सामने, अब जैसे कि आपके पास कार है, बाइक है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स अपन, वो अपने आप से मूव कर सकती है, नहीं कर सकती। तो और जो प्लांट्स और एनिमल्स एक केस ले लेते हैं हम जिनको हम लिविंग मानते हैं, तो क्या वो मूव कर पाते हैं, या प्लांट तो अपन, एनिमल तो आप जानते हैं कि अपन मूव कर रहे हैं। अपना एक बेसिक ह्यूमन के एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन चलते हैं, अपन बात कर रहे हैं, ये हाथ वगैरह हिल रहे हैं, तो ये लोकोमोशन और मूवमेंट में आ जाता है। अगर प्लांट में बात करें तो वो फोटो पीरियोडिज्म करते हैं। फोटो पीरियोडिज्म जैसे कि आपको बता दें, सनफ्लावर प्लांट का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो सनफ्लावर जो होता है वो सन के अकॉर्डिंग अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है, तो वो चेंज कर रहा है मतलब वो लोकोमोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भी हम कह सकते हैं कि अच्छा ये क्राइटेरिया भी होना चाहिए लिविंग और नॉन लिविंग में। एग्जाम्पल, द फ्लेम ऑफ अ कैंडल एंड द क्रिस्टल डू नॉट शो मूवमेंट वाइल we take mango trees, then we can see they undergo movement, growth, development along with reproduction। okay, तो एक फ्लेम का एग्जांपल ले लो, आप एक मोमबत्ती जला लो, क्या वो मोमबत्ती जला ली वो फ्लेम अपने आप से मूव करेगी? नहीं कर पाएगी। वहीं पे आप एक मैंगो ट्री का एग्जांपल ले लो, उसमें ग्रोथ भी दिखने को मिलता है, उसमें सेल डिवीजन भी दिखने को मिलेगा, उसमें रिप्रोडक्शन भी दिखने को मिलेगा, है ना, तो ये सारी चीजें दिखने को मिलेंगी, एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर ट्रीज थ्रू देयर सीड्स।
अब एक कोई आम का पेड़ है, तो उसके सीड को हम कहीं और उगाएंगे तो फिर से एक नया प्लांट उग जाएगा। मतलब ये सारी प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए वो प्लांट में हो रही है। वाइलस फ्लेम ऑफ कैंडल, कैंडल में नहीं हो रही है। Thus, mango trees are said to be alive and they show movement while candle flames and crystals are non-alive. ठीक है. Also, the organisms that are aware and are conscious of their surroundings will be living organism. इसमें एक और अपन चीज ऐड कर देते consciousness. जैसे कि हमने ग्रोथ ले लिया, मूवमेंट ले लिया, रिप्रोडक्शन ले लिया, मेटाबॉलिज्म ले लिया, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, उसी की तरह एक कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हमें अवेयरनेस है हमारे आसपास के सराउंडिंग में क्या चल रहा है। जैसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, जैसे आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लो। अगर बाहर ज्यादा गर्मी है, बाहर ज्यादा सर्दी है, कोई भी ऐसा वेदर है जो हमें सूटेबल है, सूटेबल नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो मतलब हम अवेयर हैं अपने आसपास की चीजों को लेके। मान लीजिए आप चल रहे हैं और कोई पिन पड़ी है आपके आगे, आपका पैर उस पर रखने वाले हो लेकिन पैर अपने आप से पीछे आ जाता है, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो वो चीज भी बाय नेचुरल आप कर पा रहे हो। तो ये कर पाना, ये जो बाय नेचुरल चीजें आप कर पा रहे हो, मतलब आप अवेयर हो आपके आसपास के सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से। तो ये अवेयर होना क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है। ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये कॉन्शियसनेस भी एक ऐसा क्राइटेरिया जो डिफाइन करता है कि आप लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं जो आपको मैंने आज बताई आज की क्लास में। इसके बाद जो फर्दर क्लास होगी उसमें अपन चैप्टर को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टॉपिक लेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ये तो मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस कैसे करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते किस किस टाइप के हैं। फिर अपन ऐसे ऐसे चैप्टर को आगे पढ़ेंगे कि अपन ने पढ़ लिया मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने इतने टाइप के। अब पढ़ेंगे कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस किस ग्रुप में रखेंगे। मतलब अब ग्रुप बनाना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लिया, एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लिया, अब मैं उनको अलग अलग ग्रुप में नहीं रखूंगा तो मैं फ्यूचर में डिवाइड कैसे कर पाऊंगा, डिफाइन कैसे कर पाऊंगा कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप का है या ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप का है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब उनका एक अरेंजमेंट करेंगे स्पेसिफिक लेवल्स पे। अच्छा इस लेवल पे ये ऑर्गेनिज्म है, इस लेवल पे ये ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद उनका नाम रखेंगे जिसको बोलेंगे नोमेनक्लेचर। अच्छा मैंने इसका ऑर्गेनिज्म मैंने सर्च कर लिया, मान लो कोई मैंने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिया, उसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रख लिया। मैंने ये भी बोला कि मैंने इसको एक टेक्सॉन में रख लिया और उसकी टेक्सोनॉमी कर दी मैंने। अच्छा ये इस लेवल पे इस ग्रुप में इसको मैंने रख दिया, लेकिन उसका नाम नहीं रखूंगा तो मैं फ्यूचर में अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करूंगा तो उसको रिलेट कैसे कर पाऊंगा। तो इस तरीके से चलेगा और इस तरीके से टेक्सोनॉमी के बाद हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे।